हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 15 में हैं और हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ते जा रहे हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में मैंने पहले आपको लेविस थ्योरी पढ़ाई और अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। जहां जहां हमें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है उसमें हम कुछ एक नया एडेंडम जोड़ देते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये लेक्चर 15 है तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या किया है, ठीक है, क्या क्या किया है। तो लेक्चर 15 में से पहले हम लोगों ने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, फिर कुछ चीज नहीं एक्सप्लेन हुई तो उसमें हम लोगों ने, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऐड किया। फिर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आई तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐड किया। जैसे ही हम लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐड किया, हम लोग बहुत सारी चीजों को, है ना, जो है एक्सप्लेन कर पाने में, है ना, सफल हुए। उसके बाद वीएससी पीआरटी के बाद फिर कुछ चीजों के सही स्ट्रक्चर फिर भी नहीं निकल पा रहे थे। इन तीनों, पहले यह था, फिर हम लोगों ने ये एक्सटेंड किया तो एक्सप्लेनेशन बढ़ा, ये एक्सटेंड किया तो और एक्सप्लेनेशन बढ़ गया और मॉलिक्यूल्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाने लगे। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं हुए तो हमने उनको एक्सप्लेन करने के लिए बेंट्स रूल ऐड किया। तो वीबीटी में एक नई थ्योरी में एक नई चीज बेंट्स रूल भी ऐड हुआ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हम लोगों को और ज्यादा इजीनेस होने लगी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज की बॉन्डिंग भी हम लोगों ने सीखी, ठीक है, कि हाउ द बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज टेक्स प्लेस, यहां तक सीखा। फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्योर ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग करते थे, एक्सप्लेन नहीं होते थे, हाइब्रिडाइजेशन थे, तो उनके लिए हम लोगों ने, है ना, ड्रैगोज रूल लगाया और ड्रैगोज रूल से को ऐड किया वीबीटी में, और हमारी समझ थोड़ी सी और, है ना, बेहतर हो गई। पर इसके बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस बनेंगे जहां मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे आप, करना, है ना, इतना जानने के बावजूद ये सब लगा देंगे तब भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओजोन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ओजोन जो है, ओजोन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, O प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, है ना, माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है और आप ये सारी थ्योरीज लगा दीजिए, ओजोन का आप यही स्ट्रक्चर पाएंगे, ठीक है। तो ओजोन का ये स्ट्रक्चर अब देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है ना, वो O और O के बीच का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है 1.41 एंगस्ट्रॉम आता है, और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, O डबल बॉन्ड O जो होता है उसके, ना, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ठीक है ना, 1.20 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ओजोन was expected, this was something which was expected, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर आप रियल ओजोन की बात करें तो रियल ओजोन इन दोनों से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है ना। लेकिन जब रियल ओजोन देखा गया तो रियल ओजोन ऐसा निकला, कैसा, O O O, ठीक है ना, O ऐसा है, ऐसे O। पाया गया कि दोनों बॉन्ड बिल्कुल बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, दोनों बॉन्ड बिल्कुल बराबर लेंथ के हैं और दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लगभग वो 1.5 निकल के आया। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है ना, 1 है ना, 2 है, 1, दोनों 1.5 है। दोनों बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों का बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉम मिला। तो बॉन्ड लेंथ जो है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अब दिक्कत यह है, ठीक है, 1.28 एंगस्ट्रॉम मिला। तो अब दिक्कत यह है कि ये रियलिटी है, दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी है। तो दिक्कत यह है कि हम जो रियलिटी है और जो हम
थ्योरेटिकली बना रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है ना, दोनों में बड़ा फर्क है। थ्योरेटिकली जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, थ्योरेटिकली जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है और जो रियल स्ट्रक्चर है, दोनों में काफी फर्क पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम ये रियल स्ट्रक्चर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यानी हमारी जो थ्योरी है वो उसमें कुछ लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन क्या है कि वो हमको ओजोन ऐसे ही बन रहा है उस थ्योरी से, जबकि रियलिटी ये है। तो कुछ ना हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि जब भी इस तरह की थ्योरेटिकल चीज मिले वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट के जरिए यहां चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये जो नई चीज जो हमें अब बॉन्डिंग में जोड़नी पड़ेगी जिससे कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन हो सके, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में एक्सप्लेन हो सके, इसके लिए जो नई चीज हमें जोड़ना था वो है रेजोनेंस। तो बेसिकली आज इस लेक्चर का मकसद जो है वो आपको रेजोनेंस सिखाना है, ठीक है, कि रेजोनेंस होता क्या है। तो अब हमने इस लेविस थ्योरी में एक और नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया ताकि हमारे मॉलिक्यूल्स के एक्सप्लेनेशन का दायरा और ब्रॉड हो जाए। अब वो लोग भी एक्सप्लेन हो सके जो कि एक्सप्लेन अब तक नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस, ठीक है। ये रेजोनेंस जो है के जरिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना। अब रेजोनेंस है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है कि आप एक ऐसी थ्योरी से मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसमें दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड है और वही दो लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आप मुझे बताइए इन दोनों ऑक्सीजन में ऐसा क्या डिफरेंट है जो इन दोनों ऑक्सीजन में है, ठीक है, या इस दोनों ऑक्सीजन में ऐसा क्या है जो इन दोनों में नहीं है कि इसको डबल बॉन्ड बनाने को मिला, उसको सिंगल बॉन्ड बनाने को मिला। और इस चीज को समझिएगा, आप चार्ज को यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद हैं, ठीक है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 है और 2 है। अब होता क्या है कि यहां से यहां 4 मौजूद है, यहां 2 है। इससे ज्यादा अच्छा होता कि दोनों तरफ 3-3 होते, क्योंकि चार्ज को एक जगह होल्ड करके रखने में, यहां ज्यादा चार्ज है यहां कम है, तो दोनों को होल्ड करके रखने में एनर्जी लगेगी। जबकि अगर आप इसको छोड़ दीजिए और दोनों तरफ बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे रहेंगे, जैसा कि रियलिटी में हुआ है ना। रियलिटी में ऐसा ही है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का मतलब यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन है, उधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लेविस थ्योरी कहती है कि नहीं इधर 4 होंगे उधर 3 होंगे, ठीक है, कहती है कि इधर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर 4 होंगे उधर 2 होंगे। जबकि इन रियलिटी 4 को होल्ड करने में एनर्जी लगेगी और इधर 2 है इधर 4 है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा मॉलिक्यूल में। अगर ज्यादा अच्छा होता है कि कुछ चार्ज इधर से बह के उधर चला जाता और बराबर हो जाते। ऐसे समझिए कि 2 टंकी है आपके पास पानी की, 2 टैंक है, दोनों जुड़ी हुई है, 2 जुड़ी हुई है, और आप कहते हैं कि इस टैंक में 4 लीटर पानी है, इस टैंक में 2 लीटर पानी है और दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा ही यहां हो रहा है, या ऐसे समझिए कि यहां 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है और इस तरफ 2 लीटर पानी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और ऐसे ही मेंटेन्ड है। ऐसा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि पानी इस तरफ रहे, ठीक है। अन्यथा अगर आप इसको नेचुरली छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में इसका लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ी देर में इसका लेवल अप हो जाएगा और दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, 3-3 लीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 3-3 लीटर हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो चीज पानी के साथ हो रहा है वही यहां पे चार्ज के साथ होता है। क्या आप एक जगह 4 लीटर की जगह 4 इलेक्ट्रॉन और एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक तरफ 4 और एक तरफ 2 और दोनों कनेक्टेड और वैसे स्टैटिक रहे। ऐसे करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और आप फ्रीली छोड़ देंगे तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन बहकर इधर से इधर आ जाए ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। तो ऐसा होता है। अब तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ऐसा है, अब आपको एक तरफ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक तरफ बॉन्ड ऑर्डर 1 है थ्योरेटिकली, लेकिन आपको 1.5 और 1.5 चाहिए, आपको 1.5 और 1.5 चाहिए। तो इंसान ने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट निकाला रेजोनेंस, जिससे वो कहता है कि 2 स्ट्रक्चर बनाता है। रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए इंसान 2 स्ट्रक्चर बनाता है, और ऐसे, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बनाता है और ऐसे 2 स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है इंसान और कहता है इन दोनों का
जो एवरेज आएगा वो आपका रियल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इंसान रियल मॉलिक्यूल नहीं बनाता, क्योंकि लेविस थ्योरी में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या वीबीटी में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसलिए वीबीटी में हम ओजोन ऐसे नहीं बनाते। हम क्या कहते हैं, ओजोन में रेजोनेंस होता है और दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस का क्या मतलब है समझिए, यहां 1.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी बॉन्ड ऑर्डर डेड एक्सप्लेन करने के लिए इंसान क्या करता है, दो काल्पनिक स्ट्रक्चर बनाता है और कहता है इन दोनों का जो एवरेज होगा वो रियल होगा। होगा भी ऐसा क्यों, देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहां इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर नेट रिजल्टेंट कितना है, मान लीजिए 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, 50% इसका है। 50% ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है, 50% ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड है। तो औसतन हर वक्त इसके अंदर कितना बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है। ये वही 1.5 है जो हमें चाहिए था। यहां समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये वही 1.5 है जो हमें चाहिए था। या इस मॉलिक्यूल की बात करिए, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इस मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे फिर यही आएगा। कितना आएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, फिर से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा और ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने, रेजोनेंस वो काल्पनिक प्रक्रिया है जिससे इंसान कई तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है और कहता है इनका जब आप एवरेज लीजिएगा तो जैसा मॉलिक्यूल आप परिकल्पना कर रहे हैं वो रियल मॉलिक्यूल से मैच करेगा। ऐसा है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 एवरेज 1.5, तो 1.5 आ गया। 1 और 2 का एवरेज 1.5, यहां पे भी 1.5 आ गया। ठीक है, तो रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिससे हम इलेक्ट्रॉन के फैल जाने को, देखिए इलेक्ट्रॉन फैला है, यहां 4-2 के बजाय एक्चुअली 3-3 है, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस तरफ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है, जो फ्लो कर जाना है, जो फैल जाना है इलेक्ट्रॉन का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, रेजोनेंस। तो आप रेजोनेंस की 2 परिभाषा दे सकते हैं, वो भी क्रूड परिभाषा। ऐसे तो किताबों में तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं मिलेंगी आपको, लेकिन क्रूड डेफिनेशन रेजोनेंस का क्या हो जाएगा कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिससे, या तो आप कह सकते हैं हम फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स पहले थे नहीं वीबीटी में, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रेजोनेंस नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। या तो ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि रेजोनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मॉलिक्यूल में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की मैं 2 परिभाषा ले सकता हूं। पहला क्या, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल concept to explain delocalization of electron। ठीक है, ये दे सकते हैं। ठीक है, delocalization of electron को समझाने के लिए हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, रेजोनेंस जो है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स भी एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम, है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, इसको और इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, मैं इसको कैनोनिकल में यहां लिख दे रहा हूं। तो इनको जो है, इनको इन स्ट्रक्चर्स को आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। जबकि जो रियलिटी है ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, रियलिटी जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं या फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स देखिए रियल स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाता, कहता आप इमेजिन करिए। ठीक है, आप इमेजिन करिए रियल स्ट्रक्चर।
लोग रेजोनेंस में उन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जिनका एवरेज लेने पे जो इमेजिनेशन में एक स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। असली मॉलिक्यूल यही है। देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड का रियल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं, आर हाइपोथेटिकल, ये काल्पनिक होते हैं, ये हम बनाते हैं ताकि रियल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सके। हाइपोथेटिकल होते हैं, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो इससे ज्यादा अब मैं रेजोनेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकता, बड़ा ही क्लियर है। ठीक है, मैंने रेजोनेंस के बारे में सब कुछ बता दिया यहां पे। अब दूसरी बात क्या, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बताता हूं, वो इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक जो मूव नहीं कर सकते हैं और एक मोबाइल जो मूव कर सकते हैं। तो पहले चूंकि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे तो कोई टाइप, इलेक्ट्रॉन की कोई प्रजाति नहीं होती है। यहां इलेक्ट्रॉन कहां पे है उसके आधार पर दो तरह का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अक्सर सिग्मा बॉन्ड के में फंसे होते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये दो न्यूक्लियस, दो कार्बन है या दो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में फंसा हुआ है, दोनों उसको खींच रहे हैं, दोनों उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हिलडुल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अक्सर सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो भी सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन की जहां तक बात है, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं जो मूव कर सकते हैं? तो याद रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which are found in p orbitals। ये जो p orbitals के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखा जाए कौन कौन से हो सकते हैं, तो याद रखिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कई तरह के हो जाएंगे। पहला, जो पाई बॉन्ड में होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड में होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो दो कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिए, ये एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में फंसे हुए हैं, जबकि यहां पे क्या है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, और ये दोनों जो है आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कब्जे में, ऊपर वाले p ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करते चले जाते हैं। ठीक है, मर्ज करते चले जाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, कुछ इस तरह से, ये और p और ये p दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐसे मर्ज कर जाएंगे और आपस में मर्ज कर जाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब यहां से वहां तक डीलोकलाइज कर सकता है। तो याद रखिए, p ऑर्बिटल में खास बात क्या होती है कि अगल बगल p ऑर्बिटल्स है, जैसे p ऑर्बिटल्स है, ये सब आपस में मिलके
आपस में मर्ज कर जाते हैं, ये p और ये p का लोब मर्ज करके एक बीन शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का दायरा बढ़ गया, ठीक है। और ये बढ़ेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन में नहीं, सिर्फ वही में बढ़ेगा जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें मूव करने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज सीखा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की लिस्ट में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दूसरा लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो बिल्कुल लोन पेयर्स जो है वो भी आपके मोबाइल होंगे। क्यों? मान लीजिए अगर एक डबल बॉन्ड है और इसके बगल में एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पे ये और ये पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल से बने ही बने हैं, और ये लोन पेयर भी एक p ऑर्बिटल में होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके p के साथ ये आपस में सब क्या कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का दायरा यहां से वहां तक बढ़ जाएगा। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी p ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए वो भी आसानी से मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो वो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लोन पेयर हो गया। ऐसे ही लोन इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। मान लीजिए यहां कहीं पे C डबल बॉन्ड C है और यहां पे CH2 डॉट है, ठीक है, ये CH है, ये CH2 है। तो आप देखिए ये पाई बॉन्ड तो दो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना होगा और ये इसमें एक p ऑर्बिटल में ये होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ आसानी से मूव कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये अक्सर p ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो इसके भी मूव करने की टेंडेंसी बहुत आसान होती है, इसलिए ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में गिना जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन की लिस्ट में आखिरी तरह का इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की आप बात करिए तो नेगेटिव चार्ज भी हमेशा जो है, नेगेटिव चार्ज भी हमेशा p ऑर्बिटल में मौजूद होता है। अगर कहीं आसपास इसके और p ऑर्बिटल्स हैं जिससे ये मर्ज कर सकता है, तो बड़ी आसानी से ये यहां से लेके वहां तक चक्कर काटने लगता है। तो मैंने आपको यहां पे ये भी सिखा दिया कि कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फैल जाने को एक्सप्लेन करने का हाइपोथेटिकल तरीका है। स्टैटिक इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फैलते नहीं हैं, डीलोकलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फैल सकते हैं वो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हम कहीं ना कहीं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख चुके हैं कि कितने तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कितने तरह के रेजोनेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए कितने तरह के रेजोनेंस होते हैं, मतलब कितने तरह से इलेक्ट्रॉन फैल सकता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। कितने तरह से इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो सकता है, यही हमें यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात की जाए, ठीक है, तो ठीक है, पहला है पाई रेजोनेंस। पाई रेजोनेंस किसे कहते हैं समझा जाए। तो जब भी पाई बॉन्ड के, पहला टाइप का रेजोनेंस बता रहा हूं मैं, जब भी पाई बॉन्ड के बगल में पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, जब भी पाई बॉन्ड के बगल में अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, यानी पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं है, और फिर तीसरे से पे भी फिर से पाई बॉन्ड हो जाए, तो मैं कहूंगा ये पाई और पाई रेजोनेंस में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, आप इनका अगर इस पाई बॉन्ड हमेशा p ऑर्बिटल से बनते हैं, तो आप अगर इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे C, तो पता चला इन दोनों के ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बनेगा, और इन दोनों के p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैप से ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। पर समझने वाली बात यह है कि आप ये बताइए, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं और ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, पर ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? क्या ऐसा पाप किया इन दोनों ने कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते? जो इसके और इसके बीच में अगर ओवरलैप हो सकता है, तो इसके बीच में भी 100% होगा, क्योंकि इन दोनों में और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम थी। लेविस थ्योरी कहती थी कि ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो दोनों बनाएंगे, नहीं बनाएगा। जबकि सच्चाई है कि अगर ये दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं और वो दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये दोनों इन दोनों और इन दोनों से किसी मामले में डिफरेंट नहीं है। यही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब भी पाई के अल्टरनेट पे होगा, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं, आप जानते हैं ना, दो p ऑर्बिटल्स मिलके एक
एक ऐसे है ना बीन शेप्ड का ऑर्बिटल, बीन शेप्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो वैसा ही बीन शेप्ड का एक और बनेगा, और ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक ही बीन शेप्ड का वैसा ऐसे बन जाए, और एक्चुअली ये सारे आपस में मर्ज कर जाएंगे और कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखेगा। तो अब क्या होगा मैं बताता हूं। अब होगा ये कि यहां और यहां के जो इलेक्ट्रॉन है और यहां के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में फैल गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे रीजन में और इस पूरे रीजन में फैल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इस लेविस थ्योरी के अनुसार सिर्फ यहीं थे या सिर्फ यहीं थे, वो एक्चुअली यहां ना रह के पूरे में फैल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी p ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करते जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मर्ज करके और बड़ा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन के फैलने का दायरा और बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर इस तरह के इलेक्ट्रॉन जब भी फैलता है, उसको हम पाई पाई रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड पाई पाई रेजोनेंस कहा जाता है। इसी तर्ज पर दूसरा रेजोनेंस जो है वो पाई लोन पेयर रेजोनेंस कह सकते हैं। पाई लोन पेयर रेजोनेंस कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। पाई के अल्टरनेट पे अगर आपको लोन पेयर मिल जाए, अगर पाई के अल्टरनेट पे आपको लोन पेयर मिल जाए, तो वहां भी रेजोनेंस होगा, होना भी चाहिए। क्यों? ये दोनों जो p ऑर्बिटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन और ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मर्ज कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां तक डीलोकलाइज कर जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा CCOH, और ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहां से यहां तक मर्ज करके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फैल जाएंगे। तो कभी भी अगर पाई के अल्टरनेट पे, यानी पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे अगर लोन पेयर मिले तो उसको हम लोग पाई लोन पेयर रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसको पाई और लोन पेयर रेजोनेंस कहा जाता है। तो ये दूसरे तरह का हमारा रेजोनेंस हो गया। तीसरे टाइप का रेजोनेंस होता है, तो याद रखिए अभी तक इतना तो आप क्यों श्योर रहिए कि रेजोनेंस में एक आदमी को एक पाई बॉन्ड तो होना चाहिए। अब उसके अल्टरनेट पोजीशन पे अगर पाई के अल्टरनेट पे पाई मिले, या पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर मिले, या पाई के अल्टरनेट पे लोन इलेक्ट्रॉन मिले, पाई के अल्टरनेट पे अगर लोन इलेक्ट्रॉन मिलता है, जैसे ऐसे पाई है, पाई के अल्टरनेट पे अगर लोन इलेक्ट्रॉन मिल जाए आपको, जैसे ये पाई बॉन्ड है और यहां पे आपको लोन इलेक्ट्रॉन मिल गया मान लीजिए, तो यहां भी रेजोनेंस होगा। कैसे समझिएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं CCCH2 CHCH2, ठीक है, यहां ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा और दोनों पाई बॉन्ड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज कर जाएंगे और यहां से लेके इलेक्ट्रॉन वहां तक क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का ही चीजें फैल जाएंगी। तो बिल्कुल मैं देख सकता हूं कि एक पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे अगर लोन पेयर है, लोन पेयर अक्सर पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल में होता है, तो ये और ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे और मिलकर एक बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे और उसमें ये पूरा इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा। तो तीसरे तरह का रेजोनेंस भी देख लिया हम लोगों ने, जिसको हम लोग पाई लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कहते हैं। चौथा, पाई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस। ठीक है, तो पाई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कैसा होता है, बिल्कुल वही बात, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो वहां भी रेजोनेंस होगा, यानी पहले पे पाई बॉन्ड और तीसरे पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो वहां रेजोनेंस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल का आप अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है वो तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ओवरलैप से बनेगा और यहाँ जो है वो ये 2 हो जाएगा, ऐसे ये सब आपस में मर्ज कर जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये सारे के सारे आपस में मर्ज कर जाएंगे और एक बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वहां पे भी है ना हमें रेजोनेंस दिखाई पड़ता है। ठीक है, रेजोनेंस दिखाई पड़ता है। पांचवा केस, पाई बॉन्ड के अगर अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो तब भी वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है समझिए। पॉजिटिव चार्ज जैसे मैं बताता हूं, C डबल बॉन्ड C पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज है तो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, तो वहां पे जो है रेजोनेंस होगा। इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन वो चला गया, इसलिए वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो वेकेंट p ऑर्बिटल को ही पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ऐसा वेकेंट p ऑर्बिटल जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन था और वो अब वो कहीं चला गया, आपने लूज कर दिया, तो उस p ऑर्बिटल को हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो पहले पे पाई बॉन्ड और तीसरे पॉजिटिव चार्ज, तो पाई और पॉजिटिव अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा। कैसा रेजोनेंस हो जाएगा समझिए? सी सी, ठीक है। यहां पे ऐसे क्या, ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे कुछ नहीं है, खाली वेकेंट ऑर्बिटल है जिसको पॉजिटिव चार्ज। तो खाली ऑर्बिटल, अगर दो भरे हुए ऑर्बिटल्स मर्ज कर सकते हैं तो खाली भी मर्ज कर सकता है। तो यहां से यहां तक चीजें मर्ज कर जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक क्या कर जाएंगे? डीलोकलाइज कर जाएंगे। तो मैंने सीखा यहाँ पे कि पाई और क्या पॉजिटिव चार्ज में भी रेजोनेंस होता है। तो अब तक मैंने क्या सिखाया आपको? मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने बताया आपको कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑन एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी में हमने एक नया हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जोड़ा है, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। रेजोनेंस के बाद बताने के बाद मैंने बताया कि कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैव अ कैपेबिलिटी टू मूव, ठीक है। एंड तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि कितने तरह के रेजोनेंस होते हैं, तो मैंने कहा पाई रेजोनेंस, पाई लोन पेयर रेजोनेंस, पाई लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, पाई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस, पाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। 5 तरह के रेजोनेंस मैंने बताए हैं, ठीक है। इतना तो ये तो खैर 3 एटम वाला सिस्टम है। 2 एटम वाले सिस्टम में भी डीलोकलाइजेशन होता है। जैसे क्या, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर बगल है तो वो भी आप फिक्स हो जाते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कि अगर 2 लोग हैं और एक के ऊपर जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर क्या है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोग भी आपस में बड़ी आसानी से मर्ज कर जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेके वहां तक फैल जाता है। ये सही मायने में रेजोनेंस नहीं है, एक तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन है, लेकिन हल्का सा इस ऑर्बिटल से में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लेके वहां तक डीलोकलाइज करता है, तो इसको एक तरह का रेजोनेंस आप है ना मान सकते हैं। वैसे मेजर जो रेजोनेंस है वो पहले 5 जो मैंने बता दिए वो वही होंगे, पाई रेजोनेंस, पाई है ना लोन पेयर रेजोनेंस, पाई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस, पाई लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, पाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। तो एक बॉन्ड पाई होगा और उसके अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे है ना रेजोनेंस हो जाएगा। इसी तर्ज पर अगर कहीं 7वीं बात, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल में लोन पेयर है तो वहां पे भी हल्का सा डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहां पर अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और कहीं पे अगर आपका है ना लोन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, तो ये भी आसानी से मर्ज कर जाते हैं और ये लोन इलेक्ट्रॉन यहां से लेके वहां तक फैल जाता है। तो मैंने यहां पे आपको कितने तरह के रेजोनेंस होते हैं ये भी सिखा दिया, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया जाता है, जो रियल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का वो क्या है ये बताऊं, इसके पहले मैं आपको कुछ चीजों के लिए आगाह करना चाहता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचते वक्त आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है एरो। एरो का बड़ा महत्व है यहां पे रेजोनेंस में। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं तो आप फिश हुक एरो इस्तेमाल करते हैं, यानी आधा एरो है, ठीक है। फिश हुक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मछली का कांटा होता है ना, वो भी इसी तरह का होता है, ठीक है। तो इसे फिश हुक एरो कहते हैं, एरो कहा जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है। अगर फिश हुक एरो है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो उसको नॉर्मल एरो जो होता है वो उसको नॉर्मल एरो से हम 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब क्या, कुछ इस तरह से अगर कभी ऐसा एरो इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि एरो का इस्तेमाल सही कीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फिश हुक एरो और 2 इलेक्ट्रॉन है तो
आप नॉर्मल एरोस का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि दूसरी ध्यान देने वाली बात को मैं कहता हूं कि आप इस नियम को फॉलो करिए। ये है ना लॉ ऑफ कॉन्जुगेशन कहता हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने टर्म कॉइन किया है लॉ ऑफ कॉन्जुगेशन। ये क्या कहता है कि हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे हाई पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, इससे कम पोटेंशियल जो है वो लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। उससे कम पोटेंशियल जो है वो पाई बॉन्ड का होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का होता है, और सबसे कम पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि चीजें इस तरह से फ्लो करती हैं, ठीक है, इस तरह से रेजोनेंस में फ्लो करती है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत मदद करेगा आगे, है ना, आगे है ना रेजोनेंस का स्ट्रक्चर खींचने में। ठीक है, ये डायग्राम कहता क्या है, अब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। नेगेटिव हमेशा पाई बॉन्ड के साथ की तरफ जाएगा रेजोनेंस करते वक्त, है ना, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा रेजोनेंस करते वक्त। लोन पेयर हमेशा पाई की तरफ जाएगा, लोन पेयर हमेशा अगर पॉजिटिव के साथ है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लोन इलेक्ट्रॉन हमेशा पाई की तरफ जाएगा या लोन इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और लास्टली पाई बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ मूवमेंट होता है। ठीक है, कि अगर नेगेटिव है और पाई बॉन्ड और नेगेटिव रेजोनेंस है तो नेगेटिव जाएगा पाई बॉन्ड की तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लोन पेयर पाई है तो लोन पेयर पाई की तरफ, लोन पेयर पॉजिटिव तो लोन पेयर पॉजिटिव की तरफ, लोन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है तो लोन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ, लोन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो लोन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में है तो पाई बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो दो बातें तो ध्यान देने वाली दे दी मैंने, बता दी, एक कैसे एरो लिखना है और दूसरा कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तीसरी चीज जो सही में ध्यान देनी है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, टेक केयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या? फर्स्ट पॉइंट, अगर कभी आपको अल्टरनेट पोजीशन पर पाई के अल्टरनेट पोजीशन पर दो लोन पेयर मिलते हैं तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में होगा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर किसी जगह पर रेजोनेंस में दो लोन पेयर मिलते हैं, जैसे पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे अगर दो लोन पेयर है, ठीक है, तो उनमें से कोई एक ही जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। सबसे पहले लोन पेयर की ये टेंडेंसी रहेगी कि वो रेजोनेंस करे, क्योंकि रेजोनेंस से चार्ज फैल जाता है तो चार्ज डेंसिटी घट जाती है, चार्ज डेंसिटी घटने पर एनर्जी रिलीज होती है और चीजें स्टेबल होती हैं। ये जो एनर्जी चार्ज के फैलने पर रिलीज होती है इसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम लोन पेयर पहली प्रायोरिटी होगी कि क्या मैं रेजोनेंस में जा सकता हूं। अगर उसको मौका मिलेगा रेजोनेंस में जाने का तो वो जरूर जाएगा। जब किसी को रेजोनेंस में जाने का मौका नहीं मिलता है तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखिएगा, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाने वाला है तो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, वो पी ऑर्बिटल यानी प्योर ऑर्बिटल में मौजूद रहेगा ताकि वो रेजोनेंस कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी लोन पेयर की ये होती है कि वो प्योर ऑर्बिटल में रह के रेजोनेंस करे। अगर वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है तो फिर अपना लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखिए तो ये CH2CHOH, ये इथेनॉल है। यहां पे क्या होगा, CH2C। इस पाई बॉन्ड के लिए यहां पे एक p ऑर्बिटल है और यहां पे एक p ऑर्बिटल है। ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। अब यहां ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो एक आदमी ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसलिए कर सकता है क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है जो इसके पैरेलल हो, जो इसके साथ एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर आप ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अब निकालेंगे तो दो बॉन्ड पेयर मिलेंगे इसमें आपको, बॉन्ड पेयर 2
और एक ये लोन पेयर जो अभी रेजोनेंस में नहीं गया है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए पी ऑर्बिटल में होना जरूरी है, और प्योर ऑर्बिटल में आप है और वो मेंटेन रह रहा है, तो यानी ये पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो एक लोन पेयर हो गया यहां पे। स्टेरिक नंबर जो है इसका 3 हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है sp2 है। sp2 कैसे होता है, 1 2 और 3, 3 लोग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें से एक बॉन्ड ये है सिग्मा वाला, ये बॉन्ड हाइड्रोजन वाला, और ये जो तीसरा है यहीं पे ये वाला लोन पेयर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में मौजूद है, जो कि आउट ऑफ प्लेन है। और आउट ऑफ प्लेन होने पे आप रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए आपको लगातार p ऑर्बिटल्स की सीध में होना पड़ेगा। इन दोनों p ऑर्बिटल के सीध में ये p ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने रीजन भी बताया है कि क्यों दो लोन पेयर होने पर सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा और वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा यहां पे, पहली चीज मेरे दिमाग में बैठ गई क्या, कि इफ एट ऑल्टरनेट पोजीशन, इफ एट ऑल्टरनेट, अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है, इफ एट ऑल्टरनेट पोजीशन, if at alternate position there are two lone pairs, there are two lone pairs, only one of them will participate, only one of them will participate in resonance, only one of them will participate in resonance। सिर्फ उनमें से एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पहली चीज जिस बात का आपको है ना ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर दो लोन पेयर है तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात क्या, सेकेंड बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CN ऐसा हो गया, या CH। तो आप देख सकते हैं यहां एक पाई बॉन्ड है, पाई 1 कह रहा हूं मैं इसको, लेकिन यहां पर दो पाई बॉन्ड है, पाई 2 और पाई 3। तो अगर अब वही बात है, पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे फिर दो पाई बॉन्ड है, तो क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, क्या दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होंगे, तो नहीं। फिर वही बात, अगर एक पाई के अल्टरनेट पे दो पाई बॉन्ड मिले तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करता है, दूसरा नहीं। क्या वजह है इसकी, मैं बताता हूं। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एक p है, ये भी sp2 है। देखिए sp2, 3 p होते हैं, 2 p हाइब्रिडाइजेशन में गए तो एक p खाली होगा, sp2 एक p खाली है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी इसके पास 2 p खाली है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके पास भी 2 p खाली है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूल में इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये जो पहला पाई बॉन्ड है, ये जो पहला पाई बॉन्ड है इसको हम लोग पाई 1 कह रहे हैं, पाई 1 कह रहे हैं, ये तो बन जाएगा। और यहाँ पे एक एक पी था, एक एक पी मैंने यहां ड्रॉ किया, यहां 2 पी है, तो 2 पी कैसे, मैं 2 अलग अलग पी बना रहा हूं। एक पी ये होगा, और आप जानते हैं पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो दूसरा पी ये होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, एक रेड वाला पी ऐसे है और ब्लू वाला पी ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही यहां हो जाएगा, एक पी ये हो गया पी, और दूसरा पी जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं यहां पे कि पहला पाई 1 तो ये इन दोनों के ओवरलैप से बन गया, और ये जो पाई 2 है वो भी इन दोनों के ओवरलैप से पाई 2 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे पाई 2 बन गया,
और पाई 3 जो बनेगा वो इस ब्लू ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा। ये जो ब्लू ऑर्बिटल्स हैं ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपको जो है ये एक नया पाई बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग पाई 3 कह रहे हैं, पाई 3। तो आप देख सकते हैं पाई 3 चाह के भी रेजोनेंस में नहीं हो सकता क्योंकि पाई 1 वाला ही पाई 2 के एडजेसेंट है और एक प्लेन में है। ये आसानी से ऐसे ऐसे करके ओवरलैप कर पाएंगे, लेकिन ब्लू वाले के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे मैंने सीखा कि इफ एट अल्टरनेट पोजीशन, इफ एट alternate position, if at alternate position, if at alternate position there are two pi bonds, ठीक है। अगर एक अल्टरनेट पोजीशन पे दो पाई बॉन्ड्स हैं, if at alternate position there are two pi bonds, then only one of them will participate in resonance, अगर एक ही जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पे मैंने आपको दो बातें बताई कि अगर पाई के अल्टरनेट पे दो लोन पेयर हो, ठीक है, तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा और पाई के एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और अगर पाई के अल्टरनेट पे दो पाई बॉन्ड हो तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब तीसरी बात जिस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना है ना, जो तीसरी टेक केयर में ये तीसरा पॉइंट जो है वो क्या हो सकता है कि अगर आपको, तीसरी बात, अगर आपको ऐसे मिल जाए कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऐसा कुछ मिल गया, यानी पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 लगातार पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, ठीक है। तब यहां पे कौन किसके साथ रेजोनेंस में होगा ये जाना जाए। तो ध्यान देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक p खाली है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 2 p खाली है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 2 p खाली, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 2 p खाली, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक p खाली है, ठीक है, एक p खाली है। तो अब आइए इसको समझते हैं ऑर्बिटल्स के थ्रू। तो CH2 है, CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर एक P है, ये रहा, यहां पे 2 P है, एक P ये रहा और एक P ऐसे, यहां पे एक P है, 2 P है तो एक P ऐसे, एक P ऐसे, और यहां पे भी 2 P है तो एक P ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक P ऐसे हो जाएगा, और यहां का इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब होता क्या है, जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों के ओवरलैप से बनेगा, इसको मैं पाई 1 कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पाई 1, पाई 1। पाई 2 जो होगा वो दूसरे प्लेन में ही हो जाएगा, ये वाले दोनों ओवरलैप करके पाई 2 बनाएंगे, तो ये आपका पाई 2 हो गया, दिस इज पाई 2, पाई 2, ठीक है। और फिर ये रेड और रेड वाले ऑर्बिटल जो है मिलके पाई 3 बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पाई 3 और पाई 1 आपस में बड़े आराम से ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। पाई 1 और पाई 3 जो है आपस में बड़े आराम से ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो पाई 1 और पाई 3 जो है आपस में बड़े आराम से ओवरलैप कर जा रहे हैं, और एक तो पाई 2 बन चुका है, इसके पास एक ही P है, अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो वो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो ये एटम का जो सिंगल बॉन्ड है घूम जाएगा और इसका एक P ऑर्बिटल इस प्लेन में आ जाएगा ताकि ये इस वाले P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सके, और ये पाई 4 हो जाएगा हमारा, पाई 4। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर लगातार आपको पाई बॉन्ड मिलते हैं तब पर भी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स ही रेजोनेंस में होंगे, ये पाई 1 पाई 3 के साथ, और ये ब्लू वाले भी आपस में क्या कर जाएंगे, है ना, ओवरलैप कर जाएंगे, और पाई 2 जो है वो पाई 4 के साथ रेजोनेंस में होगा। तो यहां सीखने वाली बात क्या है कि अगर आपको लगातार पाई बॉन्ड मिलते हैं तब भी अगल बगल वाले रेजोनेंस नहीं करते, हमेशा अल्टरनेट वाले जो है रेजोनेंस करेंगे, 1 3 5 7 करेगा, 2 4 6 8 करेगा। तो मैं यहां पे क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं whenever there are cumulative pi bonds, they are cumulative pi bonds, whenever there are cumulative में लगातार cumulative pi bonds, even then whenever there are cumulative pi bonds,
bonds then, no, even then only alternate pi bonds are in resonance, ठीक है, alternate pi bonds are in resonance, ठीक है। तो whenever there are cumulative pi bonds, even then only alternate pi bonds are in resonance। ये तीसरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। और चौथी और आखिरी बात क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे क्या है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पाई पाई पाई, अगर आप मैं कहूं पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि कहीं पे अगर पाई पाई रेजोनेंस होगा और पाई लोन पेयर रेजोनेंस होगा तो आप पाई पाई रेजोनेंस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पाई और पाई के बीच में एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है तो रेजोनेंस अच्छा होगा। जबकि पाई और लोन पेयर में आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था, एनर्जी का डिफरेंस होगा तो लोन रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैंने क्या सीखा, अगर कहीं पे पाई पाई रेजोनेंस होगा और पाई लोन पेयर रेजोनेंस होगा तो वहां पे पाई पाई रेजोनेंस को हम लोग प्रेफरेंस देंगे और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और आप जानते हैं अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और वो यहां आप देख के समझ भी सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए 120 120 और 120 एंगल पे है। तो यहां पर तीसरी बात जो हमें सीखा, क्या सीखा कि इफ नहीं या whenever there is pi pi resonance, whenever there is pi pi resonance and pi lone pair resonance, whenever there is pi pi resonance and pi lone pair resonance, then whenever there is pi pi resonance and pi lone pair resonance, then pi pi resonance will occur and lone pair, ये जो lone pair है ना, pi lone pair and lone pair will participate in है ना bond formation, will participate in bond formation। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, कितने तरह के रेजोनेंस होते हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने तरह के एरोज होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है, और ये भी बताया कि रेजोनेंस में करते वक्त किस किस चीज का ध्यान देना है कि अल्टरनेट पे 2 लोन पेयर है तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, अल्टरनेट पे 2 पाई बॉन्ड है तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अगर लगातार पाई बॉन्ड है तब भी अल्टरनेट वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे, और कहीं पे पाई पाई रेजोनेंस और पाई लोन पे रेजोनेंस होगा तो वहां पे पाई पाई रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है रेजोनेंस सीखने की। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे खींचते हैं इस पे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।